तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को लाया हूँ पॉलिटिक्स का सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट। फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट दे दिया था। आई होप आप लोगों ने वो चैप्टर का फर्स्ट पार्ट समझ लिया होगा। तो आइए अब इस चैप्टर का सेकंड पार्ट समझते हैं। समता का अधिकार। क्षमता का अधिकार क्या है, मैंने इससे चैप्टर से पहले वाले पार्ट में समझा दिया था। इधर एक बार और क्लियर कर लेते हैं। समता का अधिकार ऐसे और अन्य प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास करता है। ये सार्वजनिक स्थलों, ठीक है, ये सार्वजनिक स्थलों सार्वजनिक स्थलों जैसे दुकान, होटल, मनोरंजन स्थल, कुओं पर, स्थान घाट पर, पूजा स्थलों पर में समानता के आधार पर प्रवेश देता है कि सभी लोग समान हैं। कोई भी अमीर गरीब नहीं है, सब के सब समान है। उनको समान तरह से प्रवेश दिया जाएगा। सब एक तरह से प्रवेश करेंगे, सब एक तरह से सबको एंट्री दी जाएगी। ये नहीं अमीर है तो भाई उसके लिए चांदी की प्लेट पे पाँव रखने के लिए दिया जाएगा, और जो गरीब है उसको कांटे पे चल के अंदर जाना पड़ेगा। ये सब कुछ नहीं है। इसके इसके अलावा उन लोगों को सब लोगों को समान ट्रीट किया जाएगा, एकदम इक्वलिटी से ट्रीट किया जाएगा। समानता के द्वारा समान रूप से उनको अधिकार दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। केवल धर्म मूलवंश, ये ध्यान दीजिएगा, केवल धर्म मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें किसी के आधार पर प्रवेश में कोई भेदभाव नहीं हो सकता। यानी किसी भी, केवल सभी व्यक्तियों के बीच किसी धर्म, किसी मूल वंश की, भाई ये इस मूल वंश का है, ये इस वंश का है, या किसी जाति या किसी लिंग के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर, इनमें से अगर किसी भी आधार पर प्रवेश में कोई भेदभाव होता है तो वो अपराध है, कानूनी अपराध है। ठीक है। ये उपयुक्त आधारों पर लोक सेवाओं में भी कोई भेदभाव वर्जित करता है। ठीक है। इन लोक सेवाओं, अगर कोई लोक सेवा है, इसमें भी ये वर्जित करता है कि अगर कुछ लोक सेवा हो रहा है तो उनको भी इस प्रकार उनकी सेवा दी जाएगी, उनको सेवा दिया जाएगा, उनको वैसे ट्रीट किया जाएगा। ये अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे समाज में समानता के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाता था। ठीक है। ये जो अधिकार है बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले के समय में समानता का अधिकार बहुत कम दिया जाता था। ठीक है। अब आते हैं छुआछूत की प्रथा असमानता को सबसे भद्दा रूप है। पहले के रूप में जो छुआछूत का प्रथा था कि भाई तू निचली कास्ट है, तू मुझे छुइयो मत। जो पहले के समय में जो नीची कास्ट के लोग रहते थे, वो अगर रास्ते में आ जाते थे तो उनको गलत समझा जाता था कि अब भाई अब तो क्या कहते हैं, अब तो अशुभ हो गया, अब तो भाई अच्छे काम के लिए नहीं कर सकते। ठीक है। तो छुआछूत की प्रथा वो बहुत ही कानूनी रूप से समाज का भद्दा रूप था वो। ठीक, सबसे भद्दा था। समानता के अधिकार के द्वारा इसे समाप्त कर दिया। जो समानता का अधिकार निकला उसके द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। उसी अधिकार के अंतर्गत यह भी व्यवस्था की गई कि केवल उन्हीं लोगों को छोड़कर जिन्हें सेना या शिक्षा में क्षेत्र में गौरवपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की गई है, राज्य किसी भी व्यक्ति को कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ठीक है। सिर्फ उन्हीं लोगों को छोड़कर कहा गया जो सिर्फ और सिर्फ किसी सेना या शिक्षा के रूप में एक गौरवपूर्ण उपलब्धि प्राप्त कर रखे कि हाँ भाई ये बहुत अच्छा व्यक्ति, इसने पढ़ाई कर रखा है, इसने ये कर रखा है, इसने इसको इतने मेडल मिल रखे, मतलब एक विशेष उपलब्धि प्राप्त कर रखे। उनको छोड़कर सबको जो है उनको छोड़कर सबको एक अवसर दिया जाएगा। ठीक है। समाज में एक अपने इमेज बनाने की अवसर दिया जाएगा। ठीक है। अब हम देखिए यहाँ पे हमारा क्या बताता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये आपका पूछ लेते हैं। वैसे तो इतना भी नहीं, लेकिन पूछ लेते हैं, 2-2 3-3 नंबर का आपके लिए आ जाता है क्वेश्चन में। ठीक है। अनुच्छेद भाग 4 क्या है ये पूछ लेंगे। ठीक है। इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रावधान करने से नहीं रोकेगा। मतलब इसके अनुसार राज्य में कुछ भी अगर निचली कास्ट का कोई व्यक्ति है तो उसको किसी पद पर नियुक्त होने से कोई भी रोक नहीं सकता। ठीक है। और पिछड़े नागरिकों के लिए, पिछले कास्ट के लिए, जो पिछले अपने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एसटी, ओबीसी, उनके जो प्रावधान है उनमें कोई बाधा नहीं आएगा, ये कहता है। ठीक है। राज्य उनमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। आप आते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। तो वास्तव में ये जो संविधान का अनुच्छेद 16 भाग 4 है क्या कहता है, देखिए इसको हम यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं
ये 16 भाग 4 साफ साफ कहता है कि आरक्षण जैसी नीति को समझना के अधिकार के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जा सकता। कि जो SC और ST OBC के बारे में जो आरक्षण दिया गया है संविधान में, ये मैंने अभी पहले बताया कि जो संविधान में SC ST अनुसूचित जातियों के लिए जो आरक्षण दिया गया है उसको समानता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जाएगा। ठीक है, उसको समानता, जो ये कहा गया है कि समाज में सभी व्यक्ति समान है, लेकिन जो SC OBC का है उनको समाज में आरक्षण दिया गया, अवसर की भी समानता में उनको आरक्षण दिया गया, इसलिए इनको समानता के अधिकार में उल्लंघन नहीं समझा जाएगा। यदि आप संविधान की भावना देखेंगे तो पाएंगे कि अवसर की समानता के अधिकार को पूरा करने के लिए यह जरूरी है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि अगर आप संविधान को अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि अवसर की समानता के लिए जरूरी है। क्योंकि फ्रेंड, मैं इसके बारे में बताता हूँ, क्योंकि जो अपने ST OBC है, ये लोग जो निचली कास्ट के लोग थे, नीचे दलित वर्ग जो होते थे, इनको बहुत पहले समय से इनका शोषण करते हुए आया जाता था। जो ब्राह्मण, अपने वैश्य जो लोग थे, जो ऊंची कास्ट के लोग थे, ये निचली कास्ट के लोगों को उनका शोषण कर उनको बहुत परेशान करते थे। इसलिए जो अपने भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अपना संविधान लिखा है उसमें इन लोगों के लिए आरक्षण किया है कि जब तक इन लोगों की जो स्थिति है वो जनरल लोगों तक ना अच्छी तरह से आ जाए तब तक इनको आरक्षण दिया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं यहाँ पे। ओडिशा के पूरे जिले के दलित समुदायों के सहबंदियों को पोस्ट कार्ड मिलता है। जो ओडिशा का पूरा जिला है उसके सभी जो दलित समुदायों को एक सदस्य के सहिता बिंदु पोस्ट कार्ड मिलता है। उसमें लिखा है कि उसके समुदाय के पुरुषों ने उस प्रथा का पालन करने से इनकार कर दिया। ठीक है, देखिए, उड़ीसा का एक पूरे जिले के लिए एक समुदाय का, उड़ीसा के पूरे जिले के दलित समुदाय के सदस्य हिस्से में पोस्ट कार्ड मिलता है। जो उड़ीसा का पूरा जिला है उनके दलित समुदायों के लिए प्रत्येक सदस्य के लिए एक पोस्ट कार्ड मिलता है। उसमें लिखा है कि उसके समुदायों के पुरुष ने उस प्रथा का पालन करने से इनकार कर दिया जिसके अनुसार उन्हें उच्च जातियों के विवाह में दूल्हे और समान मेहमानों पर पांव धोने पड़ते थे। मतलब उड़ीसा का जो अपना दलित समुदाय के प्रत्येक व्यक्तियों को एक पोस्ट कार्ड मिलता था, उसमें लिखा है कि उन्होंने जो उनकी शर्तें थी, जो उनका प्रथा था, उसका करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसमें यह लिखा था कि जो ऊंची कास्ट के जो लोग रहेंगे, जो ऊंची कास्ट के लोगों के दूल्हे रहेंगे, उनकी शादी में दूल्हे का पांव धोना पड़ता था निचले कास्ट के लोगों को। इसलिए उन लोगों ने यह मना कर दिया जो अपना उनके पोस्ट कार्ड में लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बदले उसे समुदाय के 4 महिलाओं को पीटा गया था। ठीक है, जब उन्होंने ये मना कर दिया तो उनके समुदाय के 4 महिलाओं को पीटा गया था और उन्हें निवस्त्र, उनको नंगा करके, निवस्त्र यानी बिना कपड़े के घुमाया गया, पूरे शहर में, पूरे गांव में बिना कपड़े के घुमाया गया था। पोस्ट कार्ड लिखने वाले के अनुसार हमारे बच्चे शिक्षित हैं, मतलब पोस्ट कार्ड जिसने लिखा था उसके अनुसार हमारे बच्चे शिक्षित हैं और वह उच्च जातियों के पुरुष के पर धोने, विवाह, भोज के बाद जूठे हटाने, बर्तन जैसे मजदूर प्रभाव काम करने का तैयार नहीं है। जो पोस्ट कार्ड लिखा है तो उसका मतलब यह था कि उनके बच्चे भी शिक्षित हैं और वह उस शादी में के दूल्हे का पांव धोने और उस शादी के जो जूठे बर्तनों को उठाने लायक नहीं है। उन्हें भी एजुकेट किया गया तो उनको भी अवसर मिलना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब अनुच्छेद अपना 21 कहता है। अनुच्छेद 21 कहता है कि जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता के विधि द्वारा स्थापित करने के अनुसार भी वंचित किया जाएगा। मतलब जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 में कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने और उसके जीवन का सुरक्षा देने का अधिकार है। ठीक है, उसको उसके जीवन की सुरक्षा का अधिकार है उसके पास। ठीक है, कोई भी व्यक्ति उसको ऐसे ही बेमतलब के नहीं मार सकता, जान से बेमतलब के नहीं मार सकता। तो जीवन जीने का अधिकार है और उसको रक्षण करने का, उसको रक्षा करने का कानून के पास अधिकार है। उसके जीवन का कानून रक्षा करेगी। ठीक है, ये उसके पास अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को प्राण दैहिक स्वतंत्रता के विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार इसे वंचित किया जाएगा। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया। अगर कोई व्यक्ति है तो उसके प्राण या उसके दैहिक स्वतंत्रता को, अगर उसके प्राण मतलब उस व्यक्ति को अगर जान से मारना या उसकी स्वतंत्रता को खत्म करना है तो वो कानूनी रूप से होगा।
ठीक है, कानूनी रूप से ही उसको वंचित किया जाएगा, मतलब कानूनी रूप से ही उसको वंचित किया जाएगा कि भाई यहाँ इसने अपराध किया है, अब इसको जीने देने का आज़ादी नहीं है, अब इसको स्वतंत्रता की आज़ादी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब इसके बारे में और पढ़ते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? लोकतंत्र में समानता और स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण अधिकार, इनमें से एक बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। इनमें से देखो, लोकतंत्र में जो समानता और स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, इन दोनों के अकेले में कल्पना नहीं की जा सकती, इनको दोनों में एक साथ ही कल्पना की जाती है। स्वतंत्रता अर्थ है चिंतन, अभिव्यक्ति और कार्य करने की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब है कोई व्यक्ति कुछ दिमाग में सोच सकता है अपने मन से, अभिव्यक्ति उसको अपने विचार प्रकट करने की अभिव्यक्ति है, कोई कार्य करने की अभिव्यक्ति। कार्य वो कर सकता है जो कानूनी रूप से सही हो, वही कार्य कर सकता है। लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि हम जैसा चाहे वैसा करने लगे। यदि ऐसा की इजाजत दे दिया जाए तो बहुत ही सारे लोग स्वतंत्रता का आनंद से वंचित हो जाएंगे। अतः स्वतंत्रता को इस प्रकार परिभाषित किया ही नहीं, बिना उनके अन्य स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाना और कानून व्यवस्था को ठीक पहुंचाना है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता आनंद ले सके। ठीक है, तो मतलब स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि हम किसी को भी राह पे चलते हुए थप्पड़ मार दे, घुसड़ मार दे। स्वतंत्रता का मतलब ये है कि स्वतंत्रता, व्यक्ति को जो स्वतंत्रता मिले वह अपने और अपने परिवार तक सीमित रखे, अपना विकास कर सके, अपने परिवार का विकास कर सके, वह उस प्रकार से अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करे जिससे किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को उल्लंघन ना किया जा सके, किसी व्यक्ति के जीवन में प्रभावित ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, आइए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब स्वतंत्रता जो है, स्वतंत्रता मतलब आजादी में सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकार है वो है जीवन जीने का, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्ति के पास जो स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत, जो एक व्यक्ति मनुष्य के रूप में जिसने जन्म लिया उसके पास जो अधिकार है वह व्यक्तिगत अधिकार या स्वतंत्रता कहा जाएगा उसको। ठीक है, कहते हैं इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण गिरफ्तार, मतलब इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर उसको बिना कारण बताए उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता, उसको कारण बता के गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक है, गिरफ्तार किए जाने पर उस व्यक्ति को अपने पसंदीदा वकील के माध्यम से अपना बचाव करने का अधिकार है। मतलब किसी भी व्यक्ति को पहले तो उसको कारण बताओ कि हाँ भाई तूने ये गलती किया, चल तुझे गिरफ्तार कर लेके चल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन उसको बिना कारण बताए उसको गिरफ्तार करोगे तो कानूनी अपराध है। और जब वो व्यक्ति, मान लीजिए चाहे वो अपराधी हो या ना हो, लेकिन वह व्यक्ति अपने पसंदीदा वकील के माध्यम से अपना बचाव करने के लिए उसके पास अधिकार है कि भाई मैं इस फलाने व्यक्ति को जानता हूँ, मैं इस वकील को जानता हूँ, जिसके माध्यम से वह अपने बचाव, अपने दलीलें पेश करे कि मैं अपराधी नहीं हूँ। इसके अलावा पुलिस के लिए आवश्यक है कि उस अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायाधीश के सामने पेश किया। मतलब पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि पुलिस स्टेशन के सबसे नजदीक वाले कोर्ट में उनको उस जिसको अपराधी के नाम पे गिरफ्तार किया गया है उसको पेश किया जाए न्यायाधीश के सामने। न्यायाधीश ही इस बात का निर्णय करेगा कि गिरफ्तार उचित है या नहीं, कि गिरफ्तार जिसलिए किया गया व्यक्ति को वो अपराधी है या नहीं। ठीक है, इस निर्णय द्वारा किसी व्यक्ति के जीवन को मनमाने ढंग से समान करने के विरुद्ध ही गारंटी नहीं मिलती। मतलब इस अधिकार के द्वारा किसी भी व्यक्ति को किसी के जीवन के साथ गलत तरह से उपयोग करने की गारंटी नहीं मिलती कि कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भी गलत कार्य कर दे। ठीक है, बल्कि इसका दायरा भी व्यापक है, मतलब इसका दायरा व्यापक है कि हाँ भाई कुछ तक ही सीमित है। सर्वोच्च न्यायालय के पिछले अनेक निर्णयों द्वारा इस अधिकार को दायरा बढ़ा दिया गया है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय का बहुत से निर्णय हुए, उनके द्वारा इस अधिकार का जो है दायरा बढ़ा दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार इसमें शोषण से मुक्त और मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार अंतर्निहित है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय का मतलब है शोषण, किसी भी व्यक्ति के साथ शोषण नहीं किया जाएगा, वे शोषण से मुक्त हो और वे मानवीय गरिमापूर्ण, मतलब अपने जीवन और इज्जत वाली जिंदगी जीने का उसके पास अधिकार है। न्यायालय ने माना कि जीवन के अधिकार का अर्थ है कि व्यक्ति को आश्रय और आजीविका
का भी अधिकार है। मतलब जो न्यायाधीश है, जो कोर्ट है, उनका मानना था कि जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने और उसको आश्रय मतलब अपना जीवन व्यतीत करने के लिए एक स्थान, एक आवास, एक घर रहना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि इसके बिना कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि इसके बिना कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। अगर उसको जीवन जीने की आजादी छीन ली जाए तो वह व्यक्ति कैसे जिएगा। ठीक है, निवारक नजरबंदी ये पढ़ते हैं। सामान्यतः किसी व्यक्ति को तब गिरफ्तार करते हैं जब उसे अपराधी किया जाए। उसके अपराध भी कभी कभी किसी व्यक्ति को इस आशंका पर गिरफ्तार किया जा सकता है कि वह एक कोई गैर कानूनी कार्य करता है, और किसी भी वर्णित कार्य पर पालन किए जाने पर किसी व्यक्ति को जेल भेजा जा सकता है। मतलब सामान्यतः ये होता है, किसी व्यक्ति को तभी गिरफ्तार किया जाता है कि भाई ये व्यक्ति अपराधी है, परंतु निवारक नजरबंदी का मतलब ये होता है कि शंका के आधार पर, मान लीजिए पुलिस को अगर लगता है कि ये व्यक्ति, ये जो सामने से व्यक्ति जा रहा है ये गैंगस्टर है, ये क्या क्या कहते हैं अपना मुजरिम है या अपराधी है, ये सब सोचकर आशंका के आधार पर भी वह जो पुलिस है वो अपराधी को पकड़ सकता है और जो कानूनी रूप से उसकी कार्रवाई कर सकता है। ठीक है, इसके ही निजातबंदी कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति देश के कानून व्यवस्था या शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है, यानी मतलब सरकार को लगे कि अगर कोई व्यक्ति समाज में जो व्यवस्था स्थापित है उसको खराब करने पे तुला हुआ है, शांति को भंग करने पे तुला है, तो वह उसे बंदी बना सकता है। तो सरकार उसे गिरफ्तार कर बंदी बना ले सकता है, लेकिन निवारक नजरबंदी अधिकतम 3 महीने के लिए ही हो सकती है। 3 महीने के बाद ऐसे मामले समीक्षा के लिए एक सलाहकार बोर्ड के समक्ष चला जाता है। मतलब निवारक नजरबंदी जो है वो अधिकतम 3 महीने तक ही पुलिस स्टेशन तक रहती है, न्यायाधीश तक रहती है। उसके बाद एक समीक्षा के लिए, एक मतलब उसके जांच पड़ताल के लिए, अच्छी तरह से जांच पड़ताल के लिए सलाहकार बोर्ड के समक्ष चल जाती है, सलाहकार बोर्ड के समक्ष चली जाती है। प्रत्यक्ष रूप से निवारक नजरबंदी सरकार के हाथ में सामाजिक तत्व और राष्ट्र विद्रोह को तत्व निपटाने का अधिकार। मतलब प्रत्यक्ष रूप से, कानूनी रूप से निवारक नजरबंदी सरकार के हाथ में राज्य और राष्ट्र और देश के बीच जो शांति है वो कायम करने का एक टूल है, एक तरीका, एक औजार है। अन्य स्वतंत्रता, व्यक्ति को अन्य क्या स्वतंत्रता है पढ़ लेते हैं। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कानून व्यवस्था, शांति और नैतिकता के आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यानी भाषण जब कोई व्यक्ति अपने विचार प्रकट करता है कुछ विशेष शब्दों द्वारा, उसे भाषण कहा जाता है। ठीक है, और भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कानून व्यवस्था, शांति और नैतिकता के आधार पर प्रतिबंध लगाया जाता है। जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उस पर कानूनी रूप से प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। सभा और सम्मेलन करने पर स्वतंत्रता का प्रयोग करने पर यह शर्त है। मतलब भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो है प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं कि भाई तुम भाषण नहीं दे सकते, तुम अपनी अभिव्यक्ति नहीं दे सकते। वो क्यों? बस शर्त यह है कि वह शांतिपूर्ण तथा बिना हथियार से हो। मतलब अगर कहीं भाषण चल रहा है, कहीं पे संगठन बना के कोई व्यक्ति भाषण कर रहा है, कहीं सभा चल रही है, तो बस शर्त यह है कि वह लोग शांति से बैठ के अपना भाषण के जो आनंद है वो उठाएं और किसी भी व्यक्ति के पास गैर कानूनी हथियार ना हो। सरकार किसी क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक लोगों की सभा पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। मतलब सरकार जो है किसी भी क्षेत्र में, किसी भी राज्य, किसी भी क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक लोगों का जो जमावड़ा अगर खड़ा है तो उन पर प्रतिबंध लगा सकती है, उनको अपराधी घोषित कर सकती है। प्रशासन इस शक्ति का आसानी से दुरुपयोग कर सकता है। जो प्रशासन है, जो शासन है, वह इस शक्ति का आसानी से दुरुपयोग कर सकता है। वह सरकार के किसी भी कार्य या नीति के विरुद्ध जनता को न्योचित विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति देने में मना कर सकता है। लेकिन जनता अपने अधिकारों को प्रेरित, सजग और सतर्क रूप से प्रशासन के लिए कार्य विदित कर सकती है। इससे दुरुपयोग संभावना कम करे। मतलब जनता अगर न्यायपूर्ण ढंग से अपना जो उसके अधिकार, उसके नागरिकता के आधार पर जो भी उसके कार्य हैं वो करे तो सरकार भी उसका कुछ नहीं कर सकेगी। आरोपी और अभियुक्त के अधिकार, ठीक है, कि अगर कोई व्यक्ति आरोपी है तो उसके क्या क्या अधिकार होंगे। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति आरोपी है या अभियुक्त है तो उसके क्या क्या अधिकार होंगे। हमारा संविधान
इसका भी प्रावधान करता है, हमारा संविधान है जो इसका भी प्रावधान करता है कि उन लोगों को भी पर्याप्त सुरक्षा मिले जिन पर विभिन्न अपराधों का आरोप हो। हम प्राय ऐसा विश्वास कर लेते हैं कि जिस पर भी किसी अपराध का आरोप लगता है वह दोषी है। हम ऐसा मानते हैं, हमारा जो भारतीय संविधान है ये उन लोगों के लिए भी प्रावधान रख रखा है, उनके लिए भी कुछ अवसर रख रखा है कि जो व्यक्ति अपराधी समझ आ चुके हैं, समझा चुके हैं कि ये आरोपी है, उनके बारे में आरोप लग गया है कि ये अपराधी है, उनके लिए भी कुछ विशेष प्रावधान रखता है कि लेकिन जब तक न्यायालय किसी व्यक्ति को अपराधी का दोषी ना ठहरा दे, मतलब जब तक कोई कोर्ट, जब तक कोई वकील, जब तक कोई न्यायाधीश किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित ना कर दे, तब तक वह उसी दोषी नहीं माना जाता, तब तक उसको आम आदमी माना जाएगा, तब तक उसको दोषी नहीं माना जाएगा। यह भी जरूरी है कि किसी अपराध के आरोप को स्वयं को बचाने की समुचित अवसर मिलना चाहिए। यह भी जरूरी है कि किसी अपराधी जिस व्यक्ति को अपराधी माना गया है उसको अपने बचाव के लिए कुछ अधिकार होने चाहिए। न्यायालय में निष्पक्ष मुकदमे के लिए संविधान 3 अधिकार की व्यवस्था करता है। मतलब न्यायालय कोर्ट में निष्पक्ष, बिना किसी पक्ष के जो निष्पक्ष के जो मुकदमा होता है, संविधान में भी उसकी 3 मुख्य व्यवस्था की गई, अधिकारों की व्यवस्था की गई। क्या क्या की गई है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 1 से ज्यादा बार सजा नहीं जाएगी। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अगर किसी आदमी का कत्ल कर दिया है तो उसको एक ही बार अगर 10 साल की सजा दे दी गई तो 10 ही साल की दी जाएगी। ये नहीं कि जब 10 साल की सजा दे दी है तो फिर न्यायालय कहेगा भाई मेरा मन है 10 साल का और सजा दे रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। जो व्यक्ति जो अपराध करेगा उसके लिए उसको एक ही बार सजा दी जाएगी, 10 बार नहीं दी जाएगी। ठीक है। कोई भी कानून किसी भी कार्य को पिछले तारीख से अपराध घोषित नहीं कर सकता। मतलब कोई भी कानून है, कोई भी कानून है, वो किसी भी व्यक्ति को मतलब कोई भी जो कानून है किसी भी कार्य है, अगर कोई व्यक्ति पहले से कोई कार्य कर रखा हो या कुछ भी कर रखा हो, उसको पिछले तारीख के अनुसार उसको अपराधी घोषित नहीं कर सकता। ये नहीं कह सकता कि भाई तुमने 2002 में एक व्यक्ति का कत्ल किया था तो तुम्हें हम अभी उसकी सजा देंगे। ठीक है, जो हो गया सो हो गया, तो उसके बाद जो है उसका अब देखना चाहिए। ठीक है, वर्तमान में जो है उसका सजा देनी है, भूतकाल का ना। ठीक है, कोई भी कानून किसी भी कार्य को पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं कर सकता। ठीक है, और किसी भी व्यक्ति को स्वयं और विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए नहीं कहा जाता। मतलब कोई भी व्यक्ति है उसको दबाव नहीं डाला जाएगा कि अगर तुम अपराधी नहीं हो तब भी अपराधी बनो। ठीक है, जैसे कि कई जगह ऐसे होते हैं, पुलिस वाले जो होते हैं टॉर्चर करते हैं। हम पिक्चरों में देखते हैं कि पुलिस वाले टॉर्चर करते हैं कि तुम अपराधी हो, मान लो, उसको बहुत मारते हैं, उसको बहुत टॉर्चर करते हैं, लठ से मारते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं, हमारे संविधान में प्रावधान है, आरोपियों जो ठहराए हैं उनको लिए भी प्रावधान है कि उनको कोई भी जबरदस्ती नहीं कहेगा कि तुम अपराधी मान लो, स्वीकार कर लो। ठीक है, अब आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध, जब किसी व्यक्ति का उसके बिना मन के, बिना उसके परमिशन के, उसके शर्म का जब दुरुपयोग किया जाता है, उसका स्वतंत्रता का जब दुरुपयोग किया जाता है तो उसे शोषण कहा जाता है। ठीक है, अपने देश में करोड़ों लोग गरीब हैं, दलित हैं, शोषित और वंचित हैं। हमारे जो देश है उसमें बहुत सारे जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा गरीब हैं, दलित हैं और वंचित है। मतलब कई अधिकारों से वंचित हैं, जिनको उनके अपने अधिकार नहीं पता है। यह लोगों के द्वारा उनका शोषण हो सकता है, या लोगों के द्वारा उनका शोषण हो सकता है। ऐसे शोषण को हम अपने देश में बेगार या बंधुआ कहा जाता है। ऐसे शोषण जो होते हैं अपने देश में उसको हम बेगार या बंधुआ मजदूरी कहते हैं के रूप में जानते हैं। इस प्रकार के एक शोषण में लोगों के दास के रूप में खरीदा या बेचा जाता है। इस प्रकार के शोषण के रूप में लोगों को दास मतलब नौकर के रूप में खरीदा व बेचा जाता है। इन दोनों प्रकार के शोषण पर संविधान प्रतिबंध लगा दिया। इन दोनों प्रकार का जो शोषण किया जाता था लोगों पर, यह संविधान ने उनको प्रतिबंध लगा दिया, पूरी तरह से बंद कर दिया है। पुराने समय में जमींदार खुद सूदखोरों और अन्य धनी लोग बंधुआ मजदूरी करवाते थे। जो पुराने समय में जो बड़े बड़े जमींदार थे, बड़े बड़े पैसे वाले लोग थे, वे बंधुआ मजदूरी करवाते थे। जो गरीब लोगों को अपने पैसे से खरीद कर उनसे बंधुआ मजदूरी करवाते थे, दिन रात काम करवाते थे। ठीक है,
देश में अभी भी खास तौर पर से भट्टे के काम में बंधुआ मजदूरी करवाई जाती है। मतलब देश में अभी भी बहुत जगहों पर जैसे कि ईंट के भट्टे जहाँ बनाए जाते हैं वहाँ पे बंधुआ मजदूरी कराया जाता है। ठीक है, अब इसे अपराध घोषित कर दिया गया है और वह कानूनी रूप से दंड है। अब इस समय में इसको पूरा का पूरा अपराध घोषित कर दिया कि अगर अब कोई किसी के साथ बंधुआ मजदूरी कराते हुए मिल गया तो उसको दंड दिया जाएगा। ठीक है, उसको कानूनी रूप से दंड दिया जाएगा। ठीक है, संविधान के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाने खदान या किसी भी अन्य किसी खतरनाक काम में नियोजित नहीं किया जाएगा। मतलब संविधान के अनुसार 14 वर्ष से जो कम आयु का बच्चा है उसको किसी भी कारखाने खदान। हाँ, तो हमने क्या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ लिया था। तो फ्रेंड्स आई होप जो अभी तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स ये जो आपकी वीडियो है ये काफ़ी लंबी बन गई है। वैसे तो मुझे इतनी लंबी नहीं बनाना चाहिए लेकिन कोई बात नहीं। अब जो इसके अगला पार्ट में आपको जल्द ही दे दूंगा। तो आई होप आप लोगों को जो चैप्टर मैंने पढ़ा है समझ में आएगा। तो लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ करते रहिएगा और उसका जो अगला पार्ट है मैं जल्द ही आपके लिए शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद फ्रेंड्स।